तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, है ना। जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो देखिए क्या कौन कौन सा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेन चेंज करना, तब तक इसे एडजस्ट करिए आप लोग। टॉपिक टू कवर, हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग वही टॉपिक होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। काफी फेमस एक्सपेरिमेंट आप लोग देखे ही होंगे, सुने होंगे इसके बारे में। माइकलसन मोरले दो वैज्ञानिकों का नाम है। तो माइकलसन मोरले और का दोनों का एक्सपेरिमेंट क्या था, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। थर्ड जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हम लोग का, और ये कैसे करेंगे हम लोग, इसका इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट नहीं देखेंगे, इसको हम लोग मैथमेटिकली बस समझेंगे। आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखे होंगे, क्या क्या इसमें यूज होता है, लेकिन यहाँ पर बस हम लोग मैथमेटिकली इसको कवर करेंगे। इसके बाद आएगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद फोर्थ पोर्शन जो हम लोग करेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। अगर आप लोग कोई स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, साइमल्टेनिटी, ये सब का सब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। इसके बाद इसके अंदर एक और पार्ट आएगा, टाइम डायलेशन। ये सिलेबस में डायरेक्ट आपको कवर नहीं कर, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बस लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर ये तीन मेन टॉपिक है, ठीक है। ये तीनों टॉपिक मेनली हमको कवर करना है। और तीसरा है आपका साइमल्टेनिटी, क्या है नहीं है वो हम लोग देखेंगे। साइमल्टेनिटी, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है आपका वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ मास विद वेरिएशन वेलोसिटी। ऑफ, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। ये डायरेक्ट वेलोसिटी सिलेबस में आपका है, विथ वी, है ना। और लास्ट क्या है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। यस मास एनर्जी, डॉपलर इफेक्ट भी इसी में है क्या? डॉपलर इफेक्ट आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके डॉपलर डॉपलर इफेक्ट का वैसा कोई इफेक्ट आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक एक टॉपिक को अगर हम लोग डिस्क्राइब करने जाए तो इतना सारा डाइवर्सन है कि सारा टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग का मेन टारगेट होगा जो टॉपिक डायरेक्ट कह रहा, जो वो डायरेक्ट बोलना चाह रहा है उसको पहले कवर करेंगे हम लोग, बाद में डीप जितना जाना होगा जाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक बेसिक आइडिया। अब देखिए, तो शुरुआत करना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। ये थोड़ा सा एन गड़बड़ लिखा गया है, और थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, गैलीलियन, है ना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग पेज चेंज करते हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना नहीं है, ये तो सिंपल खाली हम बता दिए क्या क्या है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम लोग
स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसका डेवलपमेंट हुआ कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि एक एक सिंपल, आप लोग म्यूट करके रखिए सब लोग, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, म्यूट रहिए आप लोग। लक्ष्मण जी आवाज जा रही है? उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एनीवे, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए लक्ष्मण जी। चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे एसटीआर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तभी आप समझ पाइए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़े और नहीं पढ़े। तीन घटना आप लोग बताते हैं, एक 1905, एक 1907 और एक 1915। ये तीनों घटना को आप समझिएगा तब समझ में आएगा स्पेशल रिलेटिविटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए 1905 में आइंस्टीन ने प्रपोज किया था स्पेशल रिलेटिविटी। एसपीटी का प्रपोजल इसी दिन आया था 1905 में, इसी ईयर में। ठीक है, कौन प्रपोज किए थे? आइंस्टाइन प्रपोज किए थे। ठीक है, थोड़ा सा पेन सही हो जाएगा कल तक। आइंस्टाइन इसको प्रपोज किए थे। एसपीटी मतलब स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। देखिए इसी के तुरंत बाद जो था, माइकलसन मोरले को, माइकलसन को नोबेल प्राइज मिला था। सारे घटनाओं को थोड़ा कोरिलेट करने का हम कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा कि कैसे स्पेशल रिलेटिविटी माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल रिलेटिविटी प्रपोज किया, उसके बाद 1907 में इनको नोबेल प्राइज मिला अपने वर्क के लिए। वर्क इनका क्या था? वही माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ही कहीं ना कहीं देन है ये। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पहले ही हुआ था 1907 में, तो नोबेल प्राइज मिला। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ओरिजिन लगभग 80-81 के आसपास का है। ठीक है, तो माइकलसन के नोबेल प्राइज के पीछे ही एसपीटी है। अच्छा, और आइंस्टीन ने फिर दिया था जीपीटी, जीटीपी बोल सकते हैं। ओह ओह, ये उल्टा नाम लिख दिया, सॉरी। एसटीपी होगा जी। ओह सॉरी, सॉरी एसटीआर करिए। क्या एसटीपी लिख रहे थे हम? स्पेशल STR रिलेटिविटी। सर। हाँ एसटीआर, सॉरी सॉरी सॉरी। होता है जीटीआर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्योंकि ये आपको तो आएगा नहीं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का दो थ्योरी है, दोनों आइंस्टीन का ही दिया हुआ। ये भी कौन दिए थे? आइंस्टाइन का ही दिया हुआ। ठीक है, लेकिन तब तब सवाल उठता है कि ये स्पेशल रिलेटिविटी में स्पेशल क्यों है, इसमें जनरल क्यों है? तो वही चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे स्पेशल रिलेटिविटी का, थोड़ा बेसिक जानेंगे, है ना। बिना बेसिक जाने हम लोग फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जाने से पहले आप लोग को वेट, हाँ, आप लोग को समझना होगा बेसिक्स क्या था एसटीआर का। तो हम लोग एसटीआर शुरू करते हैं। एसटीआर यानी स्पेशल रिलेटिविटी, आपके नोट्स में लिखा हुआ रहेगा तब ज्यादा क्लियर रहेगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे। देखिए स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में सबसे पहली बात हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेशल वर्ड क्यों है। यहाँ पर ये वर्ड स्पेशल क्यों आता है? ये क्योंकि ये स्पेशल वर्ड जब हम लोग समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि ओवरऑल हमको पढ़ना क्या है इस पूरे थ्योरी।
और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक यहीं से शुरू। यहाँ पर स्पेशल क्या है और बाद में इसको जनरल क्यों करना पड़ा। यहाँ पर देखिए स्पेशल ये है कि सबसे पहली बात, 2-3 पॉइंट में हम स्पेशल बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ फ्लैट स्पेस के लिए वैलिड है, फ्लैट स्पेस टाइम के लिए वैलिड है, फ्लैट स्पेस टाइम, है ना। मतलब इसे कह सकते हैं कि ये वैलिड फॉर फ्लैट स्पेस टाइम। आप बोले सर फ्लैट स्पेस टाइम के अलावा और कौन सा टाइम होता है? स्पेस टाइम समझते हैं ना जी, एक्स और टी का जो एक स्पेस हम लोग बनाते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, ये सिर्फ उसके लिए वैलिड है, ठीक है। ये कर्वलिनी, आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे, कर्व सरफेस वगैरह भी होता है अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका मान लीजिए कोई घटना घट रहा है एक सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के अंदर अगर या सिलेंडर के सरफेस पर अगर घटित हो रहा तो उस स्पेस को आप फ्लैट नहीं मान सकते, वो एक्चुअली कर्व है। तो ये पहला तो स्पेशल इसलिए चूंकि वैलिड है फॉर फ्लैट स्पेस टाइम के लिए। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि ये जो है इसमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया गया था। इसके स्पेशल रिलेटिविटी जो भी चीज पढ़ाएंगे यहाँ पर ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। 2 स्पेशलिटी थी। तीसरा एक स्पेशल पॉइंट ये है कि इसने बिल्कुल एक नया डिफिनीशन दिया, है ना। मतलब पूरा इट चेंजेस परसेप्शन ऑफ लो। अभी तक जो देखते थे हर चीज बदल गया। परसेप्शन ऑफ किस चीज का परसेप्शन? परसेप्शन ऑफ टाइम, लेंथ। अभी तक हम लोग के पास जो सोच था टाइम के बारे में, लेंथ के बारे में, इन सब को बिल्कुल चेंज कर दिया। एंड स्पेस, तो ये 3 चीज मिलके इसके लिए स्पेशलिटी बनाता है, ठीक है। तो स्पेशल वर्ड क्यों आता है यहाँ पर, हमको लगता है कि बहुत हद तक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप लोग बुक्स से कुछ पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन या, तो 2-3 बुक हम बताना चाहेंगे। एक आपका ग्रिफिथ का बुक है, ग्रिफिथ का पार्टिकल फिजिक्स है, ठीक है। ग्रिफिथ का पार्टिकल फिजिक्स आप ले सकते हैं। और दूसरा आपका है जेसी उपाध्याय का, जेसी उपाध्याय, जेसी उपाध्याय का क्लासिकल, इनका क्लासिकल भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो 2 बुक हैं आप लोग इसमें चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड आप लोग इसको देखिए फिर से और हमको बताइए। 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग जरा हम स्टॉप करते हैं। अगर आप ग्रिफिथ के बुक को खोलिए कभी, अगर मौका मिला तो आप लोग ग्रिफिथ का बुक देखिए, बुक देखना चाहिए। तो देखिए स्पेशल रिलेटिविटी पर वो किस तरह से गया है। अभी तो आपको बताएं बस ईयर के अनुसार बता दें कि 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी आया और 1950 में जनरल थ्योरी। स्पेशल इसलिए था कि हम रीजन बता दिए, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी पर अगर ग्रिफिथ का बुक आप पढ़ते हैं उसमें देखिए बड़ा अच्छे तरीके से गया है। उसमें सबसे पहले उसने क्लासिकल मैकेनिक्स का चर्चा किया है। क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोगों को पता ही होगा, फिजिक्स का जो भी डिस्कवरी था, जो भी वर्क था जो 1900 बिफोर का है, आइडिया होगा कि 1900 के बिफोर जो भी वर्क था वो सब का सब आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम रखते हैं। तो सपोज करो क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई एक पार्टिकल है, अगर हम इस पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करते हैं, मींस अगर हम लोग पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन साइज, अगर हम लोग डिक्रीज इन साइज करें किसका, इस पार्टिकल का, तो जो इसका प्रॉपर्टी है, जो इसके लॉ को गवर्न करेगा, इसके मोशन के लॉ को गवर्न करेगा, वो पढ़ने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स। उसके लिए आपको जानना होगा क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है।
अच्छा, इसी क्लासिकल पार्टिकल का अगर हम लोग स्पीड बढ़ा दें, है ना, इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड कर दें, और स्पीड भी कितना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी कर दें, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है ये बदल जाता है एस टी आर में, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। मीन्स अगर आपका पार्टिकल लाइट के स्पीड के आसपास चलने लगे तो उसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी की जरूरत पड़ता है। फिजिक्स का एक अलग ब्रांच यहाँ निकल के आ रहा है, ये फिजिक्स का अलग ब्रांच है भी। अच्छा, अब सपोज करिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि पार्टिकल छोटा भी है और उसका स्पीड भी इंक्रीज कर गया, कोई बता सकते ये कौन सा ब्रांच में आएगा? इसमें क्या कि इसका स्पीड भी इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन स्पीड भी हो गया, ये मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ सही कर दिया। ये किस ब्रांच में आएगा बता सकते हैं कोई? फिजिक्स का किस ब्रांच में? ये आता है क्यूएफटी में, यानी क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका एक छोटा सा आइडिया जो है स्पेशल रिलेटिविटी कहाँ आज के फिजिक्स में कहाँ पर है, ये क्लियर किया गया है, ठीक है। तो हमको लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, स्पेशल रिलेटिविटी कहाँ है, ये ग्रिफिथ के बुक में आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए, अब देखिए, अब यहां पर हम लोग जो दो बात बताएंगे स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में, दो स्पेशल रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही स्पेशल रिलेटिविटी के फॉर्मूलाज को देता है, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी, दो पॉइंट में अपनी बातें करता है, वो दोनों पॉइंट हम लिखते हैं, ठीक है। मींस स्पेशल रिलेटिविटी इज बेस्ड अपॉन टू पोस्टुलेट्स, ये दोनों पोस्टुलेट्स शुरू में हम लोग जान लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे गैलीलियन पढ़ेंगे, फिर हम लॉरेंस पढ़ेंगे, और ये दोनों पोस्टुलेट्स को उन दोनों थ्योरीज में खोजते रहेंगे कि ये दोनों पोस्टुलेट्स वहां काम कर रहा है कि नहीं। हम लोग देखेंगे कि जब ये दोनों पोस्टुलेट्स को हम लगाएंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो फेल कर जाएगा, और यही दोनों पोस्टुलेट्स को जब हम लगाएंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आज के डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पहले कि पोस्टुलेट्स क्या थे। इसके पोस्टुलेट्स मतलब ऐसा चीज होता है, पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है, आपको ऐसा चीज हम बताने जा रहे हैं जो आपको विदाउट प्रूफ अभी एक्सेप्ट कर लेना, बाद में इसका प्रूफ हम बताएंगे, ठीक है। तो पोस्टुलेट से पहले आया था, ये आइंस्टीन प्रपोज किए थे अपने स्पेशल रिलेटिविटी में, आइंस्टीन प्रपोज किया था टू पोस्टुलेट्स। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यहां पर लिखते हैं पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ एस टी आर। एसटीआर का दो पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, पहला पोस्टुलेट इसका प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ये कहता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स, इसको पोस्टुलेट्स का क्या मतलब समझिए कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल inertial frame, in all inertial frames, laws of physics are same in all inertial frame, या लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑफ सेम फॉर्म, और जो अच्छा लिखना आर ऑफ सेम फॉर्म, एक ही तरह का होता है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। पहला हम लोग
तो इस स्टेटमेंट ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहलाता है, मतलब पोस्टुलेट्स पहला इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, पहला पोस्टुलेट्स है। और दूसरा पोस्टुलेट्स है आपका कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वो बाद में बताएंगे, आज ही बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल रिलेटिविटी ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना ये चाहता है, पहले तो बताइए इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट है कि इनर्शियल फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास, ये बताना होगा। समझिए फ्रेम पहले क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम, इसी का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये एक्चुअली ये आपको बस स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट के ऊपर डायरेक्ट पूछ देता है, प्रिंसिपल व्हाट डू यू मीन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, तो आपको ऑप्शन में दे सकता है। पहले हम लोग जानते हैं रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। देखिए आपको हम एक आइडिया हल्का दे दें, तब ये स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। इसका थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम लोग ब्लैक लेते हैं। हम लोग पहले जानते हैं रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, तब हम इनर्शियल फ्रेम को समझ पाएंगे। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग पोजीशन या वेलोसिटी स्पेसिफाई करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई पोजीशन एंड वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल का, यहाँ पार्टिकल वर्ड हम हाइड किए हुए हैं, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी को समझाने के लिए हमको सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जरूरत होता है, इसको रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ये नोन है आप लोग के लिए। ये तो जैसे एक्स वाई जेड हो गया, जैसे आप बहुत तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है आपका। एक हो गया आपका पोलर होता है, स्फेरिकल होता है, कार्टेशियन होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम सर। हाँ क्या, हाँ बोलिए बोलिए। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ हाँ उसी में आ रहे तुरंत आ रहे। तो ये तरह तरह के फ्रेम्स होते हैं, सो हम बता दें, सारा हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं। स्फेरिकल आप लोग पढ़े भी होंगे, स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल है, पोलर है, कार्टेशियन है, तो वो सारा हम जान। लेकिन फ्रेम को फिर बेसिकली दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक होता है इनर्शियल, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम लोग थ्रू आउट पूरे चैप्टर में, अभी यहाँ जो रिलेटिविटी में, नॉन इनर्शियल फ्रेम का कहीं हमको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसको देखेंगे हम लोग। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया कि जहां पर कि न्यूटन्स लॉ वैलिड है, हम इस पर समझाएंगे, है ना। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। मतलब मान लीजिए आप किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, ये आपका कार है मान लीजिए, इसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, और यहां पर मान लो एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक। आप पत्थर पर कोई फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, जो भी लगाते हैं, तो फोर्स के अनुसार इस पत्थर में एक्सेलरेशन होगा, इस फॉर्मूले के अनुसार, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर अगर इसका एक्सेलरेशन इसके अनुसार हो रहा, जैसे उसका मास कुछ पता है आपको, फोर्स पता है, तो एक्सेलरेशन आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर इसके अनुसार हो रहा, इसका मतलब कि वो इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपका जो कार है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट मतलब स्पीड उसका लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर इस तरह का सिचुएशन है, तो आप जो फोर्स लगाइएगा, जो ऑब्जर्वेबल फोर्स है, आप जो फोर्स लगाए नहीं देखिएगा, मान लो 2 न्यूटन लगाए, आप 2 न्यूटन यहाँ पुट करिएगा, उसका मास पुट करिएगा, एक्सेलरेशन निकालिएगा। लेकिन अगर मान लो कि कार एक्सेलरेट कर रहा है और तब आप फोर्स लगाते 2 न्यूटन, तब एक्सेलरेशन वो नहीं आएगा जो ऑब्जर्वेबल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में, या अगर कार एक्सेलरेट कर रहा, तो इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स काम करता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक बिल्कुल नया चीज आता है जिसका स्यूडो फोर्स नाम है। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, और स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वेबल नहीं होता। ये आप लगाइएगा 2 न्यूटन, स्यूडो फोर्स वहां छुपा हुआ, आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा वहां, तभी जाके आपको रिजल्ट सही आएगा। तो यदि आपके फ्रेम में न्यूटन्स लॉ डायरेक्ट काम कर रहा है स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट के बिना, तो वो हो गया आपका इनर्शियल फ्रेम। और यदि आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा है, या सिंपली एक ऐसा समझिए कि यदि फोर्स 0 है
एक्सेलरेशन भी 0 है, तो हो गया क्या, ये इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन इसमें क्या होता है कि फोर्स अगर 0 है फिर भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि फोर्स 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं। यहाँ सब पार्टिकल छुपा हुआ, हम सब में पार्टिकल वर्ड छुपा हुआ है। आप लोग मतलब रिकॉर्डेड क्लास में देख के अगर चाहे आप लोग तो नोट्स में इसको लिखिएगा, बना लीजिएगा। तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, ये कहता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑफ सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इस तरह के जो भी फ्रेम है जो एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चलेगा वो भी इनर्शियल है, अगर कोई रेस्ट में है फ्रेम तो वो भी इनर्शियल है। देखिए अब यहाँ पर कुछ कुछ बात बता रहे हैं जो आप लोग लिखेंगे नहीं, हम आप समझ लीजिए। एब्सोल्यूट रेस्ट तो कहीं कुछ है नहीं, कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अर्थ भी घूम रहा, सब कुछ घूम रहा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इनर्शियल फ्रेम जो है वो हम लोग मान के चलते हैं। अर्थ को जैसे हम लोग इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, अर्थ को इनर्शियल फ्रेम, जबकि अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है। एक और बात आपको बताते हैं कि जो रोटेटिंग फ्रेम होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका रोटेटिंग फ्रेम। अगर कोई चीज घूम रहा है, घूमते हुए चीज जो है एक्स वाई जेड एक्सिस वाला, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट वाला एक्स वाई जेड एक्सिस का है और ये घूम रहा, तो ये आपका रोटेटिंग फ्रेम हो गया, ये आपका नॉन इनर्शियल होगा। तो अर्थ भी रोटेट कर रहा, अपने एक्सिस पे घूमते ही रहता है, तो इसको भी नॉन इनर्शियल होना चाहिए। लेकिन अर्थ क्या होता है, इनर्शियल होता है। नॉन इनर्शियल अर्थ नहीं होगा, इनर्शियल होता है, क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड है बहुत ही कम है। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के रोटेशन का स्पीड कितना है। कोई बता सकता है अर्थ कितना मतलब अपने एक्सिस पर कितना स्पीड से घूमता है, किसी को आइडिया है? 400 मीटर पर सेकंड। हाँ, मतलब अर्थ का जो रोटेटिंग स्पीड है, रोटेटिंग स्पीड ऑफ अर्थ, यहाँ रोटेटिंग मतलब अर्थ के अराउंड में समझ रहा हूँ, अर्थ से इसके कितना होता है, ये लगभग 465 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और सन के अराउंड स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन, किसी को पता है? ये होता है लगभग 360 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो अर्थ का चूंकि ये स्पीड बहुत कम है, इसीलिए हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं, जबकि बाकी रोटेटिंग फ्रेम जो होता है उसको हम नॉन इनर्शियल मानते हैं। तो देखिए, तो वापस चलते हम लोग पीछे थोड़ा सा, वहीं पर आते हैं, उसी क्वेश्चन पर आते हैं। अब आज ये लास्ट करेगा, यहीं पर खत्म करेंगे आज, है ना। प्रिंसिपल रिलेटिविटी पर ही बात खत्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ पर प्रिंसिपल रिलेटिविटी ये कहता है कि जितने भी लॉज है फिजिक्स का वो सेम फॉर्म होता है हर एक इनर्शियल फ्रेम। यदि आपके पास इनर्शियल फ्रेम है तो लॉज ऑफ फिजिक्स वहां सेम रहेगा। कहने क्या मतलब है, समझिए इसको। कहने का मतलब है कि अगर मान लो एक हम बॉल गिराते हैं, सपोज करो यहां से हम क्या करते हैं, एक बॉल गिराते हैं, एक फ्रेम जो रेस्ट में है और एक फ्रेम मान लो भाग रहा है तेजी से। चाहे मान लो हम एक बॉल गिराते हैं स्टेशन पर और एक बॉल गिराते हैं ट्रेन के अंदर, तो दोनों बॉल जो अगर सेम वेट का है तो दोनों सेम टाइम में आके जमीन से टकराएगा, जबकि ट्रेन हमारा क्या है, मोशन में है। अब बशर्ते ट्रेन में एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बशर्ते ट्रेन को झटका नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो फॉलिंग का नेचर, फॉलिंग का लॉ रेस्ट फ्रेम में मतलब स्टेशन पर है चाहे ट्रेन में, सेम है। इसके अलावा मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप एक कॉनकेव लेंस लेते हैं या कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसका एक फ्रेम स्टेशन पर उसका इमेज बनाते हैं, 20 सेंटीमीटर पर उसका ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसका इमेज कहाँ बनता है उसको नोट करते हैं। उसी को आप ले जाते हैं किसके अंदर, ट्रेन के अंदर, वही काम करते हैं। तो वहां भी वो लॉ सेम है, जबकि ट्रेन आपका मोशन में, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, आप कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव करिए या मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करिए, मैग्नेट को इधर मूव करिए चाहे कॉइल को इधर मूव करिए, रिजल्ट हमेशा सेम आता है, ठीक है।
तो लॉज ऑफ जो रिलेटिव लॉज ऑफ फिजिक्स जो होता है, जितने भी तरह के लॉ हो सकते हैं, मान लो पेंडुलम की बात करते हैं, आप स्टेशन पर हैं, पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट करते हैं, मान लो 0.2 सेकंड आते हैं, उसी पेंडुलम का ट्रेन के अंदर लेंगे, वो भी टाइम 0.2 सेकंड ही आएगा। तो जितने भी तरह के फिजिक्स के लॉ है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड आज के डेट में ये लॉ हो चुका है, जितने भी तरह के फिजिक्स के लॉ हैं, वो सारे के सारे लॉ जो होते हैं, वो रिफ्लेक्शन हो इंटरफेरेंस हो, सब के सब जो होता है कि जो भी इनर्शियल फ्रेम है सब में इक्वली वैलिड रहते हैं। और हम लोग देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फेल करने के पीछे रीजन यही रहा। कैसे रहा हम समझेंगे कि उसमें कुछ ऐसा बता दिया जो कि इस स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर गया। लॉज ऑफ फिजिक्स जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के चलते ये लॉज ऑफ फिजिक्स किसी पार्टिकुलर फ्रेम में इनवैलिड हो रहा था, इसीलिए हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को इनवैलिड मानते हुए पढ़ते हैं, जबकि उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को टैकल करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं और आपसे अब बोलिए।